ایک कहते हैं ना आलमी बिरादरी की खामोशी, ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। जब कहते हैं ना जिस तरीके से वहाँ से वीडियोस आ रही होती हैं, पिक्चर्स आ रही होती हैं, बड़ा इस पे लोगों का प्रोटेस्ट भी हमें नजर आता है। लेकिन रमज़ान के महीने में तो ख्याल किया जा सकता है, इस मुक़द्दस महीने में। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी। एजाज चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या इस पे हम डिस्कशन करें? थोड़ी हमें ज़रा ढारस बंदी थी कि एटलीस्ट रमज़ान का महीना ज़रा पीसफुल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुआहदे की पासदारी भी नहीं करनी इसराइल ने। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद बढ़ावा देना है इसराइल को। अब इसका सलूशन क्या आपको नज़र आ रहा है? गो के पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्रीज़ अपनी आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये एक मौसर जाम हिकमत अमली है? इसराइल और अमेरिका भी किसी भी किस्म का कोई दबाव, कोई किसी किस्म की किसी तरफ से कोई राय इस पे नहीं लेना चाहते, और वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नस्ल कुशी है, जेनोसाइड है। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त दुनिया उनका हाथ नहीं रोक रही। अभी देखें, आपने खुद अपने इब्तिदाइये में कहा कि जिस तरह वो मकीन थे, गजा के वापस आए अपने उजड़े तबाहशुदा घरों में, और उनको भी सेटल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये इन्होंने दोबारा बमबारी शुरू कर दी है। तो साफ नजर आता है कि ये जो इन्होंने फेज 1 किया था सीज फायर का, और सिर्फ ताकि अगर उनके कैदी वापस आ जाते हैं और बाकी जो आते हैं उनके लिए भी वो यही कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वो शायद जिंदा नहीं है, लेकिन वो तो अभी हमें अंदाजा नहीं है, किसी को भी नहीं। लेकिन ये जो मुझे सारी मूव जो लग रही थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैदी वापस लेने के लिए थी, वरना उनका सीज फायर में कोई किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं नजर आ रही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो क्या चाहते हैं। क्या तो नजर आ रहा है कि वो जो पहले शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि वो ग्रेटर इजराइल की तरफ जा रहे हैं। अभी भी आज भी मैं पढ़ रहा था कि अब वो जो जनूबी गजा है और सेंट्रल गजा का कुछ हिस्सा के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर कब्जा करके वहां पे कोई गजा का मकीन नहीं आ सकेगा। तो वो एक ग्रेटर इजराइल की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट बैंक की तरफ भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, अरब ममालिक के भी कुछ हिस्सों की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जो वाहिद चैलेंज उनको रह गया है वो है ईरान। तो इस वक्त वो ईरान को भी घेरना चाहते हैं, और आपने देखा है कि उस पर हूतीज ने रिएक्ट किया है, लेकिन हूतीज पे बड़ी बमबारी कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से बमबारी हो रही है। लेकिन ईरान जंग में नहीं आना चाहता है, लेकिन ये उसको घेरना चाहते हैं। तो ये दूसरी जो इंस्टेबिलिटी की बात है। अब बात यह है कि इसको क्या करें, फिर इसका क्या हल निकाला जाए। जो आप भी कह रही थी कि हमारे मंदूब ने भी कुछ कहा, और बाकी भी मुसलमान दुनिया, अरब दुनिया भी कुछ कह रही है, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई उसको। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि सारे अरब ममालिक में चले जाएं ये लोग, तो नेचुरली अरब ममालिक नहीं ले जाना चाहते, तो वो मनसूबा फेल हो गया। तो अरब ममालिक ने अपना मनसूबा दिया, और उन्होंने ये कहा कि आप इनको यहीं आबादकार करें। लेकिन आपने देखा कि वो बमबारी किए जा रहे हैं, वो शायद उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जिस हॉलोकॉस्ट का ये यहूदी जिक्र करते हैं कि जर्मनी के हुकूमत खानों में इनके साथ हुआ था, ये उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर यहाँ पे बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं। एजाज साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, हिटलर के बारे में जब हम पढ़ते हैं या हॉलोकॉस्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ी सी हैरानी ये भी होती है कि दुनिया खामोश तमाशाई कैसे बनी रही, इतने बड़े पैमाने पर बर्बरियत जारी रही। फिर उसके बाद उनके अपने लोगों में जो एक आम आवाम थी, उनके अंदर भी वो शऊर उस वक्त नहीं था। फिर हम समझते हैं हमने बड़ी तरक्की कर ली है, हमने माजी से बहुत कुछ सीखा है, और अब कोई मुल्क इस तरह से नहीं कर सकेगा, कोई और हिटलर नहीं बन सकेगा। लेकिन इसराइल में हम देखते हैं जो कहते हैं जी हम निशाना बने, आज वही लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। तो इसका क्या हम इससे समझें? क्या सीखती है दुनिया, और क्यों चुप हैं बाकी मुल्क? चले मुस्लिम कंट्रीज को एक तरफ करें, जो बाकी वेस्ट है, जो डेमोक्रेसी की बात करता है, राइट्स की बात करता है, वो क्या कर रहे हैं? दो बातें हैं जी। एक तो ये कि दुनिया जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं एक और तलातुम का शिकार है। वो पहले ही जो निज़ाम जंग-ए-अज़ीम दोम के बाद बना था वो तो टूट फूट का शिकार था, लेकिन ट्रंप साहब के आने के बाद बहुत ज़्यादा उसमें शिद्दत आई है। इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी वेव चली है, नेशनलिज्म के ऊपर बड़ी चल रही है। तो आप देखें कि यूरोप के अंदर भी आपने मिसाल दी
اس وقت کے جرمنی کی، تو لگتا یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے اس طرف جا رہے ہیں، اسی دور میں جا رہے ہیں جب جرمنی میں بہت اسٹرانگ نیشنلزم آیا، جس نے ہٹلر کو جو موقع دیا کہ دوبارہ سے وہ اپنے قوم کے جذبات کو اتنا ویپ اپ کر دے کہ ان کو لگنے لگ جائے کہ یہ جتنے جیوز ہیں یا کوئی اور بھی فارنرز ہیں ان کو مار دیا جائے. تقریباً اسی قسم کا ماحول اس وقت بھی بنایا جا رہا ہے، یعنی امریکہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی، کہ ان کو جو باہر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی بھی سلوک کر لو وہ جائز ہے. تو یہ جو نیشنلزم کی فیلنگ آ رہی ہے پلس ملٹریزم. اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت جگہ پہ انہوں نے آگے بھڑکا دی ہیں. یورپ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ معاملہ یوکرین کی جنگ کو لے کر اعزاز صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو بات ہو گئی نا ویسٹ کی، اور آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں. اسلامی ممالک فلسطین کی مدد کے لیے عملی اقدامات کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بات جو ہے وہ صرف محض بیانات اور مذمت تک کیوں محدود ہے؟ دیکھیں صاحب، کچھ انہوں نے مذمت تو کی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو سٹیپس تھے نا وہ نہیں کیے. مثال کے طور پر کچھ سٹیپس ایسے تھے کہ جن ملکوں کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں وہ ہٹا دیں، جن ملکوں کی ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، جو اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اس قسم کا ہمیں کوئی منظر نہیں آیا، بلکہ ہمیں تو سچی بات ہے عرب اسٹریٹ بھی خاموش نظر آئی. ہمیں مسلمان دنیا میں بھی بہت کم آوازیں اٹھی ہیں، مغرب میں پھر بھی اٹھتی نظر آئی ہیں آوازیں، یہاں تو بالکل ہی نہیں ہے. لیکن اب جس طرح میں نے کہا کہ اب کوئی اور آپا دھاپی کا ماحول بن گیا ہے امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی. اب اور بھی غزہ کے لوگوں کی جو چیخیں وہ بہت کم سنائی دے رہی ہیں، اس لیے اب اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی خاص دباؤ نہیں رہا اور وہ کھل کھیل کر اپنی منمانی سے کام کر رہا ہے جو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق سفیر اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ فار. اور مختصر وقت ہوتا ہے تو